चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु एवं अणु, ये क्या होता है। ठीक, तो हमने इससे पहले चैप्टर 1 में पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस होता है या फिर मैटर होता है। ठीक, मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, इन पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, यानी अणु बोलते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं एटम्स। ठीक, इसके आगे कहानी अब हमको पढ़ना है। ठीक, कि एटम्स में क्या होगा। ठीक, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमें शुरू करना है। समझ में आएगी नहीं बात। ठीक है, तो देखो, सबसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि सबसे पहले हमें स्मॉल पार्टिकल तो खत्म कर लिए, वहां पे सारे पार्टिकल्स वगैरह सब कुछ पढ़ा कैसे बिहेव करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, फिर एटम्स पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसमें ये समझने वाली बात है कि ये सब जो शब्द है वो किसने दिए। तो भारत में सबसे पहले जो कण यानी कि मॉलिक्यूल के बारे में सबसे पहले बताया था महर्षि कणाद एक हुआ करते थे। ठीक, महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर प्राप्त होता है हमें। ठीक, जो ये मैटर है वो सबसे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक, बकरी आयु का भगाओ, ए बकरी आयु का भगाओ। तो जो सब्सटेंस है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इसके बारे में सबसे पहले महात्मा महर्षि कणाद ने बताया था। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था। इसी में आगे चल के जो है भारत के नहीं, ग्रीक के एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था डेमोक्रिटस और लुइसिपस। इन्होंने भी इसी बारे में बताया कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जिसको हम जो है और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, ये इन वैज्ञानिकों ने बताया। ठीक है, और लास्ट में जो है अंतवा एल लावाइजिए, ये एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम स्थापित किए। मतलब कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो जो इससे मिलके बना हुआ है, ठीक, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ये किस तरीके से बना है, इसका कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन किस तरीके से बना होगा, उसके बारे में बताया। उसके लिए इन्होंने दो नियम दिए, रासायनिक संयोजन के दो नियम। रासायनिक संयोजन मतलब क्या, जिससे वो चीज बना हुआ है, जिससे वो पार्टिकल बना हुआ है, या कह सकते हो जिससे वो सब्सटेंस बना हुआ है, वो कैसे बना हुआ है, उसका केमिकल फॉर्मेशन हुआ होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ होगा, तो वो किस तरीके से हुआ होगा, इसके बारे में इन्होंने बताया। और उसके लिए उन्होंने दो नियम दिए। समझ में हम क्या बता रहे हैं, हम देखेंगे नहीं, हम थप्पड़ मार देंगे, बता दे रहे हैं। चुपचाप अपनी सीट पे बैठ के चुपचाप सवाल करो जो दिए। तो ये एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया। ठीक, इन्होंने जो है दो नियम दिए। ठीक, रासायनिक संयोजन के दो नियम, रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक, रासायनिक संयोजन के नियम मतलब क्या हो गया कि जो कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, उसके बारे में इन्होंने नियम दिया। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, इसको इन्होंने दो नियम दिए इसके लिए। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो जो हम बोल रहे हैं, रासायनिक संयोजन, केमिकल कंपोजिशन, यानी जिस चीज से कोई चीज मिलकर बना हुआ है। तो कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, जैसे वाटर है, ठीक, तो इसका फॉर्मूला H2O है। तो ये कैसे मिलकर बना हुआ है, ये इसका केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। जैसे इसमें हम दो बातें अभी आगे समझेंगे, समझेगी नहीं, तो वो जो समझना है इसके बारे में कैसे बना, उसके बारे में इन्होंने बताया। उसके इन्होंने दो नियम दिए, समझेगी नहीं। कितने नियम दिए, दो नियम। ठीक, कौन कौन से हैं वो देखो। ठीक, पहला जो नियम था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ठीक, यानी जो मास है वो कंजर्व रहेगा। कब रहेगा, अभी आगे बात करेंगे। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, कंजर्व मतलब होता है कि वो बचा रहेगा, है ना। उसके बाद दूसरा जो नियम दिया वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन यानी कि नियत समानुपात का नियम। ठीक, तो ये दो नियम इन्होंने दिए। ठीक है, तो याद रखना है इसको, समझे कि नहीं बात को। ठीक, ये दोनों नियम है, अब इनको पढ़ना है कि ये नियम क्या है इन्होंने बताया। ठीक, ये नियम होते ही है। ठीक, इसको स्थिर अनुपात का नियम भी बोलते हैं। ठीक, स्थिर अनुपात। ठीक, तो ये दो नियम इन्होंने दिए। क्या दिया इसको पढ़ेंगे, नोट करो पहले इसको, फिर करते हैं। तो पहला नियम क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, तो ये नियम क्या था। ठीक, इस नियम के अनुसार जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज क्या होता है हमने कल बताया, केमिकल चेंज में जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो, है ना, तो उसी को तो केमिकल चेंज बोलेंगे, है ना। तो जब कोई भी केमिकल चेंज होगा, ठीक है, तो उसमें जो द्रव्यमान है यानी मास, मास मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक, एग्जाम्पल समझो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे कि हम सबसे आराम वाला एग्जाम्पल है H2 प्लस O2, यानी ये क्या बना, ये दोनों मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, H2O बनेगा, है ना। लेकिन जब इसको हम सही करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये H2 4H होता है यहाँ पे, समझे कि नहीं, ऐसे यहाँ पे बनता है। ठीक, ऐसे क्यों बनता है, क्योंकि हमें इसका जो मास है वो क्या चाहिए, बराबर चाहिए, समझे कि नहीं। अब इसका मास बराबर, मास बराबर मतलब मॉलिक्यूल की संख्या बराबर होनी चाहिए, समझे कि नहीं। और जब मॉलिक्यूल की संख्या बराबर होगी तो मास बराबर है, समझे कि नहीं। यानी अगर हमने 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके H2O बनाया तो ये भी उतना होगा जितना इन दोनों से मिलके बना हुआ है, समझे कि नहीं। तो ये क्या रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, समझे कि नहीं। मतलब तुमने अगर 4 मॉलिक्यूल लिए हाइड्रोजन के और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए तो वो उतना ही रहेंगे, बदल नहीं जाएंगे जब केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज ही तो हुआ, तो ये दोनों गैसेस हैं, लिक्विड हो गया, है ना, बिल्कुल अलग है कि नहीं। तो इस तरीके से जब चेंजेस होते हैं तो उसमें क्या होगा, कंपोजिशन या कह सकते हो जो मास है वो हमेशा क्या होगा, बराबर रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे Na है यानी सोडियम और क्लोरीन यानी Cl, तो ये बन के क्या बन गया, NaCl। तो देखो इसमें भी Na का एक मॉलिक्यूल, Cl का एक मॉलिक्यूल, तो टोटल मिलके भी एक ही मॉलिक्यूल, समझे कि नहीं। तो ये क्या NaCl क्या हो गया, एक तरीके से इसका मास कंजर्व है ना, मास ना बढ़ेगा ना ही घटेगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझे कि नहीं, है ना। किसी भी केमिकल चेंज में जब मास मास चेंज नहीं होता, इसी नियम को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। समझ में आएगी नहीं बात। दूसरा नियम देखो, ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है, जब भी कोई भी इसी तरीके से मतलब हम दो या दो से अधिक मतलब कंपाउंड जब लेते हैं, ठीक, कोई भी कंपाउंड, ठीक, कोई भी कंपाउंड, एक कंपाउंड मतलब क्या होगा, जो 2 एंड मोर देन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक, तो वो जिससे मिलकर बना हुआ होगा। ठीक, कोई भी जो है कंपाउंड जिससे मिलकर बना हुआ होगा, ठीक, तो ये जिससे ये कंपाउंड जिन एलिमेंट से, ठीक, बना है, जिन एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक, वो एलिमेंट का जो रेशियो है, उन जो एलिमेंट्स है उनका रेशियो है, ठीक, वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, रेशियो मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। ठीक, सेम एग्जांपल, ठीक, H2O, ठीक, ये एक कंपाउंड है, ठीक, इसमें रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या है, 2:1 है ना। तो अगर हम इसके अदर पार्टिकल बनाएंगे तो ये 4, तो ये क्या होगा 2, यानी हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे
2। अगला तो होगा 6:3, है ना। तो 6:3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3H2O। समझे कि नहीं। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल बढ़ेगा। समझ में है कि नहीं बात। तो याद रखना है इसका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, नियत होगा, चेंज नहीं होगा। अरे यार लग रहा है हमको, आपको मुझे सदमा लगे कि बंद तो नहीं रहा, नियत होगा। ठीक, कांस्टेंट होगा हमेशा, ये बात याद रखनी है इसमें। ये दो नियम है। ठीक, पहला नियम तो क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो। समझे कि नहीं। तो दो तरीके के यहाँ पे नियम, पहला वाला जिसमें केमिकल चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। दूसरे वाले में कोई भी कंपाउंड जो है, ठीक है, वो जो है उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक, किसी भी कंपाउंड का रेशियो यानी अनुपात हमेशा नियत रहेगा, चेंज नहीं होगा। नियत मतलब होता है कांस्टेंट, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। समझे कि नहीं। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि एक चीज जो है दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड करती है, ये वाली चीज इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, इधर जो भी चीज होगा। ठीक, तो इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये नियम है दूसरा। समझ में है कि नहीं। अगला जो टॉपिक है वो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल है। ठीक, डाल्टन जो है एक मॉडल दिए एटम्स के लिए, कि एटम्स क्या होंगे उसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक, तो याद रखना है इस नियम को। देखो इसी तरीके से बहुत सारे इसमें थ्योरी आएंगी, अलग अलग एटम्स की थ्योरी दी गई है, बहुत लोगों ने दी है। ठीक, तो वो सब याद रखनी है। ठीक, मोटा मोटा सबका बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया। सबके बारे में अगर पता होगा तभी एग्जाम में लिख पाओगे, और कोई भी आ सकता है। ठीक, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक, तो इन्होंने एटम्स के बारे में क्या बताया। ठीक है, तो थोड़ा डाल्टन के बारे में जान लो। ठीक, डाल्टन कौन था, कहाँ पैदा हुए। ठीक, तो 1766, ठीक 1766 में इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। ठीक, इसके बाद इन्होंने जब ये 12 साल के तब से टीचिंग कर रहे थे, यानी 12 वर्ष के जब ये हुए तब ये बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक, 12 साल की उम्र में। ठीक, और 19 साल में ये जो है एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। ठीक, 19 ईयर में। ठीक, और 1793 में इन्होंने कॉलेज में गणित और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर एक शहर इंग्लैंड वहां पे चले गए। ठीक, वहां पर इन्होंने अधिकांश जीवन अपने यही पढ़ाया और उसके साथ साथ रिसर्च की। ठीक, 1808 में इन्होंने ये मॉडल दिया। 1808 में इन्होंने ये अपना जो है एटॉमिक मॉडल दिया। तो ये हमें पढ़ना, ये एटॉमिक मॉडल है क्या। ठीक, तो देखो इनका एटॉमिक मॉडल, और उनमें इन्होंने कौन सी बातें बताई। डाल्टन ने कहा कि डाल्टन ने कहा कि जो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉल पार्टिकल होगा, ठीक, सबसे स्मॉल पार्टिकल, ठीक, और उसके साथ साथ वो ऐसा पार्टिकल होगा जो अविभाज्य होगा। अविभाज्य मतलब जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, जिसको हम और नहीं तोड़ सकते। ठीक, ऐसा पार्टिकल होगा जिसको मतलब उससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। ठीक, इतना ज्यादा वो छोटा है कि उससे ज्यादा आप छोटा कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी आगे चल के गलत हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा एटम्स के आगे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। फिर आगे चल के और पढ़ा कि उसके अंदर क्वार्क्स है, फिर और पढ़ा कि उसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती। समझे कि नहीं। तो स्मॉल पार्टिकल इन्होंने बताया कि सबसे स्मॉल पार्टिकल क्या होता है, वो दोनों एटम बोला। समझे कि नहीं। सबसे स्मॉल पार्टिकल है उसको इन्होंने एटम बोला। ठीक, सबसे स्मॉल पार्टिकल है किसी भी मैटर का, कोई भी चीज हो इस दुनिया में जो मैटर है उस चीज का सबसे स्मॉल पार्टिकल क्या है, एटम है। तो इसका मतलब क्या, ये पूरी जो दुनिया है वो दो चीजों मिलकर बनी, पहले ही पढ़ा था। लेकिन उसमें से एक जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो क्या है, एटम्स का है ना। यानी पूरी दुनिया किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है ना। हमारा शरीर भी लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है। उन कोशिकाओं में बहुत सारे कोशिकाओं के अंदर जाओगे तो एटम से मिलेंगे ना। समझे कि नहीं। तो वो एटम से ही मिलकर पूरी दुनिया बनी हुई है। तो ये इन्होंने बात कही। ठीक, डाल्टन ने अपनी बात कही कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का उसको इन्होंने एटम्स नाम दिया। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब इस ये थ्योरी दी, इसके हिसाब से इन्होंने कुछ जो है अपनी बातें रखी कि ये चीजें होनी चाहिए अगर कोई एटम्स इस तरीके से है। तो ये इनकी
जो है कह सकते हो पोस्ट ल्यूटेड थी। ठीक, पोस्ट ल्यूटेड मतलब क्या होता है, विवेचना इसको बोल सकते हो। ठीक, तो उन्होंने क्या क्या बताया वो हम समझना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखो, ठीक, कि राइट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक, तो पहले क्या बताओगे, डाल्टन का जन्म इंग्लैंड में हुआ, इन्होंने इन्हें 1808 में दिया। ठीक, इतना बताओगे। फिर क्या दिया तो ये बताओगे स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो सबसे स्मॉल पार्टिकल है किसी भी मैटर का, सबसे स्मॉल पार्टिकल एटम होता है, ये इन्होंने बताया। फिर उसके बाद इनके बारे में चार, मतलब इन्होंने जो 4-5 बातें बताई एटम्स के बारे में, वो सब यहाँ पे लिखना है। समझ में आएगी नहीं बात, ठीक, जो हम तुमको बता रहे हैं, क्या बताया इन्होंने। तो जो पहले भी बताते चले आ रहे हैं वही इन्होंने आगे और कंटिन्यू रखा, और उसमें 2-4 बातें अपनी नहीं बता दी। ठीक, कि जितने भी मेटल हैं, मतलब सॉरी, जितने भी मैटर्स हैं वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। टिनी पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिनको हमने क्या बोला है, एटम्स बोला है। समझे कि नहीं, ये इन्होंने हमने पहली बात बताई। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या, कि ये जो पार्टिकल है एटम आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स which cannot be created and destroyed as the chemical reaction, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये एटम्स हैं, ठीक, इन एटम्स को हम क्या नहीं कर सकते, एटम्स को ना हम बना सकते हैं। ठीक, यानी कि इनको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही इनको, मतलब क्रिएट छोड़ो, इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक, और इसके साथ से इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ने को क्या बोले, इनडिवाइजिबल। ठीक, इनडिविजिबल एंड डिस्ट्रॉय, ठीक, बाय केमिकल रिएक्शन। समझे कि नहीं, केमिकल रिएक्शन चैप्टर 1 जब पढ़ेंगे क्लास 10 का तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा इतना समझो कि कोई भी चेंज होता है, जो हमने कल पढ़ा था ना केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को जब हम एक्सप्रेशन के थ्रू लिखेंगे, सिंबल के थ्रू लिखेंगे, तो वही केमिकल रिएक्शन बन जाती है। समझे कि नहीं, तो वही जो केमिकल चेंज है वो उसकी सहायता से हम इसको अलग और इसको अलग, मतलब खत्म नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं, एटम्स को हम खत्म नहीं कर सकते, ये बात इन्होंने बताई। ठीक, उसके बाद इन्होंने अगला क्या इन्होंने बात कही, ठीक है, अगली बात इन्होंने कही कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि जो एटम्स होता है, ठीक, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर खुद की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, देखो इसमें से बहुत सारी बातें आगे चल के गलत होगी, जब लास्ट में समझेंगे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, तो सब गलत होना है इसका। समझे कि नहीं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया कि जो भी एटम्स होते हैं, ठीक, एटम्स के अंदर क्या होगी, प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक, खुद की प्रॉपर्टी होंगी, सेल्फ प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक, और उनका अलग से मास होगा। ठीक, ठीक, ये बात इन्होंने बताई। ठीक, और इसी के बिहाफ पे आगे चल के जो पीरियोडिक टेबल वगैरह बनी है ना, इन्हीं सब चीजों को लिया गया है धीरे धीरे, मतलब ये बनने में बहुत टाइम लगा है। समझे कि नहीं, 1800 में इन्होंने दिया नहीं, फिर आगे चल के और भी मॉडल्स है, तो अलग अलग मॉडल देते रहे लोग, जिससे आगे चल के आज का जो टाइम का हमारा मॉडर्न है वो बना है। ठीक है, उसके बाद अगला नियम इन्होंने क्या दिया कि एटम्स कंबाइन द रेशियो सिंपल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। यानी इन्होंने कहा कि जो एटम्स बना होगा, ठीक, कोई भी एटम जो बना होगा वो सिंपल रेशियो से बना होगा, यानी बहुत ज्यादा जटिल नहीं होगा, डेसिमल वगैरह नहीं होगा। समझे कि नहीं, सिंपल रेशियो होगा एकदम। समझे कि नहीं, सामान्य समानुपात होगा, अनुपात होगा, सिंपल रेशियो से उसमें बना होगा। ठीक, याद रखना इसको। और इन्होंने क्या बताया, लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया, द रिलेटिव नंबर कैन the relative number and kinds of atom are constant in a given compound। ठीक है, यानी कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं का सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो कोई भी एटम्स है, किसी भी मैटर के अंदर एटम की संख्या निश्चित होगी। ठीक, कोई भी मतलब अगर मैटर है, ठीक है, तो उसके अंदर एटम्स क्या होंगे, फिक्स होंगे, इतने ही होंगे। ठीक, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उनका जो नंबर्स है, ठीक, वो कांस्टेंट होगा, एटम्स का नंबर कांस्टेंट। ठीक, तो ये चीज इन्होंने बताया। तो ये इनके जो है, ये डाल्टन का परमाणु मॉडल था, या तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी जो इन्होंने दी। ठीक, किस तरीके से इन्होंने बताया। ठीक, जैसे कि हमने पढ़ा है कि एग्जाम्पल इसका एक लिख दो लास्ट में। ठीक, H2O। ठीक, सभी बातें इसमें बताओ। ठीक, अगर ज्यादा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन, ठीक, इसका रेशियो फिक्स है, जो कि यहाँ पे बताया सिंपल रेशियो है। ठीक,
उसके बाद क्या है इन्होंने बताया, किसकी प्रॉपर्टीज और मास अलग अलग है, तो सिंपल है ना, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जो बन के रेडी हुआ H2O उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल है, यानी इनको अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, ये बात याद रखना है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, लेकिन इनके एटॉमिक मॉडल में सिद्धि है, समझे कि नहीं। हमने इसको अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड अपनाया है, समझे कि नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, लेकिन इन्होंने बताया डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये इन्होंने बताया, समझे कि नहीं। तो ये बता दो कि हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ऑक्सीजन इसको, समझे कि नहीं। और उसके बाद कंपाउंड एटॉमिक नंबर कांस्टेंट होगा, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, कितना इसका नंबर है वो सब फिक्स होता है, ये बात इन्होंने बताई। ये जो है डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल, ये थ्योरी बोल सकते हो।